नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देते ही चीन में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है तो लाखों लोग घरों में फिर से कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। ये संक्रमण ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट्स BA.5.2 और BA.7 की वजह से फैल रहा है। ये दोनों ही वेरिएंट्स काफी संक्रामक बताए जा रहे हैं। चीन ही नहीं, कई अन्य देशों में भी कोरोना संक्रमण लौट रहा है। ऐसे में हमें कितना फिक्रमंद होने की जरूरत है, ये जानने के लिए बात करते हैं जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार से। डॉक्टर अंशुमान, 3 साल बाद जब लग रहा था कि कोरोना से अब मुक्ति मिलने वाली है, उसी वक्त चीन में इस वायरस का एक बार फिर विस्फोट हो गया। चीन में आखिर ये स्थिति क्यों बनी? बिल्कुल ठीक बात है। 3 साल के बाद थोड़ी राहत की सांस आई थी, लेकिन आपको याद रखना होगा 1918 में स्पेनिश फ्लू का आउटब्रेक हुआ था। उस समय के मौजूदा पीढ़ी ने जो सदमा सहा वो अवर्णनीय है। आप इतिहास उठा के देखेंगे, क्योंकि उनके सामने मौतें हुई थी। उसका जब भी फ्लू वायरस का आउटब्रेक होता था तो उस समय की पीढ़ी डर जाती थी कि फिर से उतनी मौतें हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हम लोग भी देखते हैं कॉमन फ्लू वायरस स्प्रेड होता है, आप कॉमन फ्लू बोल के छोड़ देते हैं। सिमिलरली कोरोना को जब डेथ की संख्या बढ़ानी थी, डेथ हुए वर्ल्ड वाइड। अब कोरोना आम तौर पे ऐसे कंट्री में जहां वैक्सीनेशन की तादाद ज्यादा रही, वहां पे कॉमन फ्लू वायरस बन के रह गया है। ये हमारे कंट्री, अमेरिका, यूरोप, हर जगह यही हालत है। इन्फेक्शन खतरा या मौत का खतरा, इसमें अंतर समझना होगा। अब बात है चीन में ऐसा हुआ क्यों। बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें पहली बात है जीरो कोविड पॉलिसी चीन ने अपनाई। इसका मतलब है कि अगर कुछ केसेज भी उनके पॉजिटिव आएंगे टेस्ट वाइज, तो उस एरिया में लॉकडाउन करेंगे, मास टेस्टिंग करेंगे, क्वारंटीन करेंगे। और आज भी उनको सेंट्रल क्वारंटीन के लिए जब इंटरनेशनल एजेंसी का दबाव पड़ा, तब उन्होंने छोड़ा, होम क्वारंटीन अलाउ किया। हिंदुस्तान में आपको याद है फर्स्ट वेव के बाद, सेकेंड वेव के बाद ऑलमोस्ट हम लोगों ने होम क्वारंटीन अलाउ कर दिया था। ये पॉलिसी उन्होंने नहीं मानी। दूसरी बात, जो उनका वैक्सीन प्रोसेस था, साइनोवैक या साइनोफार्म, नेपाल, इंडोनेशिया ने उनको वापस कर दिया था कि एफिकेसी पे ही सवालिया निशान था। मेडिकल लिटरेचर में चाइना ने कभी भी अपनी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया कि उनके वैक्सीन की इफेक्टिविटी क्या है, एफिकेसी क्या है। तो शायद उनके वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, तो उनकी पॉपुलेशन इम्यूनाइज भी नहीं थी। थर्ड, मास्क को बहुत ज्यादा मैंडेट करके रखा। इंडिया में जब ओमिक्रॉन आया और बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था, जब डाउन हुआ तो मास्क हटा दिया गया, ताकि नेचुरल इन्फेक्शन और नेचुरल इम्यूनिटी पब्लिक गेन करे एज बूस्टर डोज। और आज आप मास्क फ्री कंट्री में घूम रहे हैं। चाइना ने कभी अलाउ नहीं किया। ओमिक्रॉन को भी उसी तरह से माना। ओमिक्रॉन के जितने वेरिएंट्स आज तक आए हैं, जैसे चाइना का प्रेजेंट वेरिएंट भी, संक्रामक क्षमता उनमें ज्यादा होती है, मारक क्षमता कम होती है, देखा गया था। दिक्कत क्या है कि बार बार अगर कोविड वायरस, कोरोना वायरस या किसी वायरस फॉर दैट मैटर, आप इम्यूनाइज पॉपुलेशन, अनइम्यूनाइज पॉपुलेशन दोनों से एक्सपोज करते हैं, तो वायरस में म्यूटेशन ऐसा होता है कि वो अपने इम्यून सिस्टम को चकमा देना सीख जाता है। इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। चाइना में हो सकता है कि ये संक्रामक क्षमता ज्यादा होने के साथ साथ मारक क्षमता गेन कर चुका हो, इसकी संभावना है। लेकिन जब तक जीनोमिक टेस्टिंग करके और एग्जैक्ट रिपोर्ट न बने, तब तक इस पे पुख्ता कहना मुश्किल है। इसका कारण ये है कि आज से 15-17 दिन पहले चाइना में जो केसेज हुए थे, लगभग 37,000 केसेज थे। 3,000 लोग सिम्टोमेटिक थे जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, और उसमें 32 लोगों की मौत हुई थी। उन 32 लोगों में बुजुर्ग, 80 साल से ऊपर और कोमॉर्बिड कंडीशन वाले थे। कोई भी हेल्दी यंग इंडिविजुअल नहीं था। इसलिए अभी तक कोई वर्ल्ड वाइड पुख्ता डाटा नहीं है। इस पे पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है। जी, यानी कि क्या चीन ने ये जो दो बातें अचानक की, एक तो यह है कि जीरो कोविड पॉलिसी इतनी सख्ती से लागू की हुई थी कि वहां पर जनता ने हाहाकार कर दिया, और अचानक फिर उसमें जो ढील दी, तो ऐसी ढील दी कि मास टेस्टिंग तक बंद कर दी, और उसके बाद ये तेजी से फैला। तो ये क्या चीन को नहीं पता था कि अगर वो ढील देगा तो इस तरह से होगी? क्या ढील देने में कुछ कोताही बरती गई? देखिए, चाइना में मेडिकल मैनेजमेंट को बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी मैनेजमेंट बनाया हुआ है। वो कहीं से कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट मुझे तो समझ नहीं आता है। उसका कारण क्या है? अप्रैल 2022 तक वैक्सीन का डाटा, जबकि वो बहुत ही
एबनॉर्मल तरीके से रिलीज करते हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड के हिसाब से 20% लोग वैक्सीनेट हुए थे और आज की डेट में वो कह रहे हैं 90% लोग वैक्सीनेट हो गए। तो कब वैक्सीनेशन इतना फास्ट कर लिया? उनकी आबादी भी अच्छी खासी है, कैसे कर लिया, क्या इम्यून लेवल है, किसी की रिपोर्ट उनकी पब्लिश नहीं हुई। उसके बाद जब ढील देने की बात हुई, पहले तो आपने प्रोलॉन्ग लॉकडाउन करा। उस लॉकडाउन में कितने लोग आपके नेचुरली इन्फेक्ट हुए, एंटीबॉडी लेवल क्या हुई? इंडिया में हम लोग बार बार स्टडी कर रहे थे, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, कितना % पॉपुलेशन में एंटीबॉडी पाया गया, सारा देख रहे थे। बिना इस टेस्ट के, बिना इस रिपोर्ट के, बिना इस रिसर्च के आपने ढील दी। ढील का मतलब आपने कर दिया कि मास्क फ्री। तो क्या उसके पहले ट्रायल बेसिस पे मास्क फ्री आपने कंट्री को किया था? नहीं किया था। प्रोटेस्ट चालू हुआ, प्रोटेस्ट में लोग विदाउट मास्क थे, तो एक तरह से मास गैदरिंग हुई। इस तरह से करते हुए अनसाइंटिफिकली उन्होंने ढील दी और जब केसेज बढ़े तो फिर मास टेस्टिंग चालू कर दी कि अगर कहीं भी कुछ पॉजिटिव आ रहा है उस क्लस्टर में सबकी जांच करो। आप अभी मौसम चल रहा है दिसंबर, ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में ऐसे भी कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल, नॉन वायरल इलनेस काफी कॉमन है। उसमें अगर किसी भी कारण से इंसान को सर्दी जुकाम होता है और उसका थ्रोट स्वैब लेते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कोविड केस भी जिसमें कि लक्षण कोविड के कारण नहीं हो, पीसीआर पॉजिटिव आ सकता है, उसको भी आप कोविड मान रहे हैं। तो बेतरतीब मेडिकल मैनेजमेंट जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि चाइना का ढील देना या लॉकडाउन करना दोनों अवैज्ञानिक है। इस पे ज्यादा अमल ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। अब बात करें अगर इन दोनों सब वेरिएंट्स की जो वहां पर कहर बरपा रहे हैं, बड़ी चिंता ये जताई जा रही है कि ये दोनों वेरिएंट्स वैक्सीन और नेचुरल तरीके से बनी इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकते हैं। यानी आप पहले संक्रमित हो चुके हों, बूस्टर डोज भी ले चुके हों, तब भी इन वेरिएंट्स की चपेट में आ सकते हैं। तो ये कितनी खतरनाक बात है। अब तक की स्टडी के बारे में क्या पता चला इन वेरिएंट्स के बारे में? बिल्कुल, ओमिक्रॉन में आपको याद होगा जब ओमिक्रॉन का स्प्रेड हुआ था तो एक स्ट्रेन आया था जिसको स्टिल्थ ओमिक्रॉन कहने लगे थे। स्टिल्थ का मतलब ही होता है चकमा देना। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सीख लिया था क्योंकि तब तक काफी लोग वैक्सीनेट हो चुके थे, काफी लोग नेचुरली इन्फेक्ट हो चुके थे। तो जब भी सर्वाइवल की लड़ाई होती है किसी भी जीव जंतु में, सेम वायरस में होती है, इम्यूनिटी को चकमा देगा क्योंकि इम्यून सिस्टम ही उसको फाइट करके डिस्ट्रॉय करता है। सिमिलरली प्रेजेंट वेरिएंट जो चाइना में चल रहा है वो भी ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई में वायरस भी अपना मॉडिफिकेशन करता है, म्यूटेशनल एरर होता है और इसके कारण जो वायरस बन के निकलता है वो चकमा देता है, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी गेन हुई हो या वैक्सीन के कारण। तो ये सच है कि चकमा दे सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा, चकमा दे रहा है, इम्यूनाइज्ड है, लेकिन क्या एंटीबॉडी लेवल मौजूद है? हो सकता है वैक्सीन लगे काफी दिन हो गए हो, बूस्टर नहीं लगा हो आपको और एंटीबॉडी लेवल डाउन हो गया हो, तो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो चकमा नहीं होगा, एक्चुअल एंटीबॉडी है ही नहीं आपके बॉडी में। इसकी जरूरत है, इसका आधार बनाना इनको पड़ेगा। दूसरा, जेनोमिक सीक्वेंस एनालिसिस ये करना पड़ेगा कि इसमें कहीं डेल्टा का कंपोनेंट तो नहीं आ गया ओमिक्रॉन के साथ। अगर डेल्टा का कंपोनेंट आ गया तो लंग डैमेज ज्यादा कराएगा, ओमिक्रॉन का कंपोनेंट है थ्रोट इन्फेक्शन ज्यादा कराएगा, और अगर डेल्टा कंपोनेंट आया है तो फिर ये मारक क्षमता बढ़ा सकता है। इन सबकी स्टडी की जरूरत है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है। चाइना से तो उम्मीद भी नहीं है क्लियर करने की क्योंकि वो डाटा छुपा रहे हैं। रिसेंटली अभी उनके यहाँ एक प्रोटेस्ट में कुछ पत्रकार क्रिमेटोरियम के पास जाना चाह रहे थे तो उनको काफी अभद्र तरीके से बाहर किया गया और उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई कि एक्चुअल डेथ क्या है। तो जब ये अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन अगर ये स्प्रेड हो गए कहीं दूसरे कंट्री में पहुंचता है और वहां पे टेस्टिंग की जाती है और प्रॉपर स्टडी रिलीज होती है तभी इसके बारे में सही से बताया जाएगा। जब ये खबरें आई कि मार्च 2020 के बाद भारत में इस हफ्ते कोरोना के सबसे कम केस सामने आए, उधर चीन की ये खबरें काफी डराने वाली हैं। तो इनसे हमें कितना खतरा है? क्या हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति बन सकती है? क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट हमारे यहाँ भी फैला था, हालांकि वो इतना खतरनाक तरीके से इफेक्ट नहीं किया था उसने, लेकिन कितना खतरा है आने वाले समय में? देखिए, हर समय पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए कि अगर कोई नया स्ट्रेन है, जब तक उसकी पुख्ता स्टडी ना हो जाए तब तक उसको नकारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है हताहत हुई थी, बहुत जाने गई थी। अब बात है कि इंडिया वर्सेस चाइना, हमारी पोजीशन बेहतर पोजीशन है एज कम्पेयर टू चाइना। उसका रीजन ये है वैक्सीनेशन का नंबर, दूसरा हमारे यहाँ ओमिक्रॉन के समय नेचुरल इम्यूनिटी का होना,
ट्रांसपेरेंसी से रिसर्च डाटा को पब्लिश करना, हर्ड इम्यूनिटी के स्टैंडर्ड लेवल को देखना, और बूस्टर डोज जो हाई रिस्क पॉपुलेशन, हाई रिस्क ग्रुप, हाई रिस्क वर्कर हैं, उनमें बूस्टर डोज का लगना। तो हमारे यहाँ बेहतर स्थिति है। ओमिक्रॉन से ऑलमोस्ट हिंदुस्तान की सारी जनता एक्सपोज हो चुकी थी, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड दोनों में देखेंगे तो सब लोग ऑलमोस्ट एक्सपोज हो चुके थे। तो बेहतर स्थिति जरूर है, लेकिन हमें एहतियातन क्या भी करना है, माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन को थोड़ा इनहिबिट करना है जब तक कि इस स्ट्रेन के बारे में पक्का पता ना चल जाए। मतलब चाइना या चाइना से कहीं और कंट्री में होते हुए जो पॉपुलेशन यहाँ आती है उस पर भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत हमें उस पर रोक लगाना चाहिए। और इंडिया में कोई आउटब्रेक दिखे तो तुरंत हमें उसका जेनोमिक सीक्वेंसिंग करके उसके बारे में डिटेल पता करना चाहिए कि सेम स्ट्रेन है, मिक्सचर है, डेल्टा ओमिक्रॉन का मिक्सचर है या कौन से स्ट्रेन का मिक्सचर है। तब हम जाके अपने कंट्री को बचा सकेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा इतिहास दोबारा वही हो जो सेकेंड वेव में हुआ था। लेकिन जिस तरह से खतरनाक तरीके से म्यूटेट हो रहा है ये वायरस, क्या आने वाले समय में इससे बचाव के लिए फिर कोई नई वैक्सीन इजाद करनी होगी? देखिए, अभी उस पे सही तरीके से कुछ कहना उचित नहीं होगा। कारण ये है कि बार बार मैं फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात इसलिए करता हूँ, उस समय बहुत सारी बातें हुई थी कि फ्यूचर में अगर वायरस और स्ट्रांग हो जाए, टफ हो जाए तो क्या होगा और वैक्सीन करें। आज शायद ही किसी को पता हो कि इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन कोई लगा भी रहा है नहीं लगा रहा है। बहुत सर्टेन कैंसर के पेशेंट में, स्प्लेनेक्टमी के पेशेंट में हम लोगों को लगाना पड़ता है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती। सिमिलरली कोविड वायरस डेल्टा के बाद बार बार कमजोर होता गया है। ओमिक्रॉन कमजोर ही हुआ, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट और कमजोर हुए। जब तक इसमें फर्दर कोई स्ट्रांग म्यूटेशन नहीं होता है तो हम मानते हैं म्यूटेशनल एरर के तहत वायरस कमजोर होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मेडिकल बिजनेस में पिंच ऑफ सॉल्ट जरूर रखना चाहिए। वो ये है, कुछ कंट्री खास करके रसिया, चीन, यूएस हर समय वर्ल्ड इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने में रहता है और उसके कारण ये खुद भी नहीं चाहता कि इनका जीडीपी डाउन हो, इनकी इकोनॉमी पे कुछ हताहत हो। एट द सेम टाइम मेडिकल के आड़ में कुछ बिजनेस करना चाहता है। वर्ल्ड में अभी रसिया और चाइना खास करके यूनिवर्सल वैक्सीन की बात बार बार कर रहा है, जिसमें खोजता 2 वायरस की बात भी हुई थी। हो सकता है कुछ नए वैक्सीन, नए वायरस, नए बायो इंजीनियर वेपन की तरह कुछ पुश कर सकता है। इसमें मैं हर समय रिक्वेस्ट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से ही कहता हूं, जैसे यूएन ने इंटरफेयर करके न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल किया, बायो वेपन के कंट्रोल के लिए स्ट्रांग पॉलिसी बने, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मिले। और इस तरह की घटना अगर थोड़ी भी इसमें सच्चाई है तो नहीं होनी चाहिए, मानवता के खिलाफ है। जी, तो वैक्सीन और इम्यूनिटी के बावजूद कोरोना के नए वेरिएंट एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने पर ही फिर से ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंशुमान कुमार।